हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन स्टे विद इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग मैकेनिकल एंड एचवीएसी की से रिलेटेड वेरियस टाइप्स के कोर्सेज लर्न कर सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है स्टे विद इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल के मैकेनिकल कोर्सेज में, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। आज हमने एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग RAC। बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल एक सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। अगर हम गेट या इंजीनियरिंग सर्विस के लिहाज से इसको देखें तो ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें स्कोर करना इंतहाई आसान होता है क्योंकि ये एक एप्लीकेशन टाइप का सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट में आज हम अपना पहला टॉपिक देने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे आज के टॉपिक का नाम है बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन RAC। यानी जब भी हम थर्मोडायनामिक्स को RAC के लिए पढ़ते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जब भी हम RAC को अच्छी तरह से लर्न करना चाहें उससे पहले हमें बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अगर आप थर्मोडायनामिक्स के इन बेसिक कंसेप्ट्स में से अपने आप को बेटर फील नहीं कर रहे हैं तो मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगा कि आप पहले थर्मोडायनामिक के जो फंडामेंटल्स है उनको अच्छी तरह से सीखें और फिर आप RAC को लर्न करना के ट्राई करें। आगे हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होते हैं जब भी हम RAC को पढ़ें और उनके लिए हम थर्मोडायनामिक्स को ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत होगा प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये छोटे छोटे डिफिनीशंस है। जिस तरह हमारे पास टेम्परेचर है, प्रेशर है या वॉल्यूम है या इस तरह मोर वेरिएंट्स हैं, इनके बारे में आपको अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंड चीज़ जो है हमारे पास वो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के हमारे पास 3 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, और एक जीरोथ लॉ भी है जिसको हम आगे थर्मोडायनामिक्स के कोर्स में अच्छी तरह से कवर करेंगे। यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये हमारे रेफ्रिजरेशन को, अगर हम ये कहें कि ये हमारे रेफ्रिजरेशन का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी यहीं से हमारे रेफ्रिजरेशन की इब्तिदा हुई। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये क्वालिटी ऑफ हीट को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये हमें बेसिकली 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है क्लॉसियस का स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है। केल्विन प्लैंक ने जो अपना स्टेटमेंट दिया था वो हीट इंजन के रिलेटेड दिया था, और केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट के मुताबिक कि कोई भी इंजन अपने परफॉर्मेंस के लिहाज से 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। तो ये था केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट जिसको हम आगे थर्मोडायनामिक्स के कोर्स में निहायत ही डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जबकि जो क्लॉसियस का स्टेटमेंट था, क्लॉसियस ने अपना स्टेटमेंट रेफ्रिजरेशन यानी रेफ्रिजरेटर के बारे में दिया था। क्लॉसियस के स्टेटमेंट के मुताबिक कि ऐसा कोई मशीन बनाना पॉसिबल ही नहीं है जो कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट को सप्लाई करे बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के। ऐसा कोई मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है जो कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट को सप्लाई करे बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के। यानी इसके मुताबिक कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट को अगर ट्रांसफ़र करना है तो इसका मतलब कि हम अगेंस्ट नेचर हम वर्क कर रहे हैं। यानी रेफ्रिजरेशन के बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनके मुताबिक कि हीट जो है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रेवल करता है। लेकिन जब हम हीट को लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ कैरी करते हैं ऐसा इसके लिए ऐसा कोई मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर एक ऐसा मशीन बनाया जाए कि जिसमें हम एक्सटर्नल वर्क को किसी सिस्टम पर अप्लाई करें जिससे हम लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट को सप्लाई करते हैं। ये तक क्लॉसियस का स्टेटमेंट जिसको हम आगे कोर्स में जाके निहायत ही डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आगे आपको इस कोर्स में जाने के लिए आगे आपको इंथैल्पी और एंट्रोपी के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। इंथैल्पी जो है, अगर आप थोड़ा बहुत भी थर्मोडायनामिक्स का नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा कि व्हाट इज एंट्रोपी एंड व्हाट इज इंथैल्पी। इंथैल्पी जो है ये किसी भी सिस्टम के अंदर जो इंटरनल एनर्जी होती है प्लस जो प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है उसके मजमूए को कहते हैं। यानी इट इज द सम ऑफ
द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट। इंथैल्पी की जो यूनिट है हमारे पास वो है किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, ये इंथैल्पी की यूनिट है। जबकि एंट्रोपी जो है ये हमारे पास किसी भी सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूलर जो अरेंजमेंट है इसके अंदर जो रैंडमनेस या जो डिसऑर्डरनेस पैदा हो जाता है उसको हम एंट्रोपी मानते हैं। एंट्रोपी की जो हमारे पास यूनिट है वो है किलो जूल पर केल्विन। सो अगर आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग मेरे साथ इस कोर्स में आगे बढ़ सकते हैं। अगर इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है तब भी आप बढ़ तो सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से ट्राई करें। आरएसी के लिए हमारे जितने भी इक्वेशंस हैं जो कि हम आगे यूज़ करेंगे उसमें जो पहला रूल हम यूज़ करेंगे वो है स्टेडी स्टेट, यानी हमारे जितने भी इक्वेशंस होंगे वो मैक्सिमम इक्वेशंस हैं वो स्टेडी स्टेट में चलेंगी। स्टेडी स्टेट का मतलब कि यानी टाइम के गुजरने के साथ साथ हमारी इक्वेशन में कोई किसी किस्म का चेंज हुआ क्या नहीं होगा। इसका मतलब कि टाइम हमारे पास इंडिपेंडेंस है यहाँ पर। दूसरा ये कि जो भी फ्लूइड हमारे सिस्टम के अंदर फ्लो कर रहा है उस फ्लूइड का जो वेलोसिटी चेंज है काइनेटिक एनर्जी में या पोटेंशियल एनर्जी में उसको हम जीरो मानेंगे। इसका मतलब कि हम ये मान के जा रहे हैं कि ऐसा वर्टिकली कोई किसी किस्म का चेंज नहीं है, यानी जो भी हमारे इवापोरेटर या कंडेंसर के कॉइल्स हैं उनको हमने हॉरिजॉन्टली एक प्लेट की शक्ल में रखे हुए हैं और उसमें जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसमें कोई ज़्यादा वेलोसिटी का चेंज हम नहीं मान रहे हैं। शायद ऐसा होता होगा लेकिन हम इसको ज़ीरो लेंगे क्योंकि हमारे अजम्पशंस हैं। अब जब ये अजम्पशन हमने ले लिए सो जो भी हमारे इक्वेशंस हैं जो कि थर्मोडायनामिक्स से हमारे इक्वेशंस आते हैं उनमें हमारे पास इंथैल्पी, हीट एंड वर्क ये तीनों टर्म रह जाते हैं। अब जो हमारा सिस्टम है जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है हमारा वो मैं दो तरह का मान सकता हूं, या तो सिस्टम एडियाबैटिक हो सकता है या फिर पॉलीट्रॉपिक हो सकता है। अगर हमारा प्रोसेस एडियाबैटिक है सो एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब कि सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर कोई किसी किस्म का हीट जो है वो एक्सचेंज नहीं होता, यानी ट्रांसफर नहीं होता। और फिर इस सूरत में जो हमारा वर्क डन होता है वो इंथैल्पी एट इनलेट एंड इंथैल्पी एट आउटलेट इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। और ये तब पॉसिबल है जब हमारा सिस्टम जो है वो एडियाबैटिक हो। एडियाबैटिक को जो है ना हम यूज करेंगे आगे कंप्रेशन में, जब हम कंप्रेसर पढ़ेंगे तो ये वहां पे हमारे काम आएगा। अगर हमारा प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक है सो पॉलीट्रॉपिक मीन्स कि वहां पे हीट का एक्सचेंज होगा। और पॉलीट्रॉपिक का जो गवर्निंग जो इक्वेशंस है वो हमारे पास पी की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी पी की जो वैल्यूज हैं वो कांस्टेंट चलेंगी। इस केस में जो हमारे वर्क डन का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह होगा। आप इसको एक कॉपी और पेंसिल के साथ नोट करते जाएं, चूंकि आगे इसी कोर्स में आगे जाते हुए हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इनके अलावा हमें आने चाहिए पीएच एंड टीएस कर्व्स। ये हमारे पास पीएच कर्व है जबकि ये हमारे पास टीएस ग्राफ या टीएस कर्व है। ये दोनों आपस में कुछ सेम सा होते हैं, लेकिन जो पीएच ग्राफ में जो ये सैचुरेशन टेम्परेचर की जो कर्व है ये थोड़ा सा इस तरह कर्व्ड है। पीएच ग्राफ और टीएस ग्राफ में हमारे पास 3 रीजन्स होते हैं। ये जो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन से बाएं की तरफ जो 1 पॉइंट मैंने लिखा है ये हमारे पास सब कूल्ड रीजन है, जबकि ये जो नंबर 2 मैंने लिखा है ये हमारे पास वेट रीजन है, जबकि जो नंबर 3 हमने लिखा है ये हमारे पास सुपर हीटेड रीजन है। सेम इसी तरह 1 जो है हमारे पास सब कूल्ड, 2 जो है हमारे पास वो वेट रीजन और 3 सुपर हीटेड रीजन है। आगे हमको आना चाहिए इंथैल्पी और एंट्रोपी को वेरियस पॉइंट्स पर से कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, टीएस डायग्राम है हमारे पास, जबकि यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन के लिए कुछ फार्मूलाज जो है वो यूज़ किए हुए हैं। आप इनको अगर गौर से देखेंगे तो ये इतने मुश्किल नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले जो है ना हम इस पॉइंट 1 पर कैलकुलेट करेंगे इंथैल्पी को। सो पहला फार्मूला हमारे पास ये है HF माइनस H1। HF वर्ड यहाँ पे जो सैचुरेशन लिक्विड का जो कर्व है, ये जो लाइन है, इस पर इस पॉइंट पर हमारे पास HF माइनस H1
इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये बराबर होगा Cp इंटू टी सेचुरेशन माइनस T1, यानी Cp मल्टीप्लाइड बाई टी सेचुरेशन हमारे पास ये टेम्परेचर है, यानी इस जो सेचुरेशन फ्लूइड लाइन इस पर जो टी सेचुरेशन का टेम्परेचर है, इससे अगर हम माइनस करें इस T1 को, यह हमारे पास यहाँ पे T1 है, तो इससे इस पॉइंट 1 पर हमारा जो भी इंथैल्पी है वो कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली एंट्रोपी का जो फार्मूला है SF इस पॉइंट पर, यानी जो ये फ्लूइड सेचुरेशन फ्लूइड लाइन है इस पर, इस पॉइंट पर जो हमारा एंट्रोपी होगा वो SF कहलाएगा। SF माइनस S1, इस पॉइंट पर S1, ये बराबर होगा Cp इंटू टी सेचुरेशन अपॉन T1। Cp इंटू टी सेचुरेशन हमारा ये है, इस पॉइंट पर अगर हम डिवाइड करें इस T1 पर तो हमारे पास इंट्रोपी इस 1 पॉइंट पे शो हो जाएगी। सेकेंड थिंग हमारे पास वेट रीजन हमारे पास इस सेचुरेशन फ्लूइड लाइन से लेकर सेचुरेशन गैसियस लाइन तक हमारे पास जो भी रीजन है ये वेट रीजन कहलाता है। इस वेट रीजन में अगर हम इस पॉइंट 2 पर हम अगर इंथैल्पी को कैलकुलेट करना चाहें सो H2 इज इक्वल टू HF। H2 ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो इंथैल्पी होगी H2 इज इक्वल टू ये बराबर होगी HF, इस पॉइंट पर जो हमारी इंथैल्पी है इसके बराबर होगी प्लस x मीन्स ड्राइनेस फैक्टर। ड्राइनेस फैक्टर यहाँ पर हम इस पूरे के पूरे रीजन में 1 लेते हैं, यानी इस पूरे के पूरे रीजन को हमने 10 में डिवाइड किया हुआ है। 0.1, 0.2, 0.3, इसी तरह सिमिलरली 0.9 एंड 1, ये सारा रीजन हमारे पास 1 के बराबर है। सो जो ड्राइनेस फैक्टर है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें जो सेचुरेशन फ्लूइड लाइन है, अगर इसको हम माइनस करें इस Hg से तो ये हमारे पास पॉइंट 2 पर इंथैल्पी कैलकुलेट हो जाएगी। जबकि सिमिलरली इसी तरह इंट्रोपी है हमारी S2, इस पॉइंट पर जो हमारी इंट्रोपी होगी वो S2 के बराबर, S2 इज इक्वल टू SF प्लस x ड्राइनेस फैक्टर। SF हमारे पास इस सेचुरेशन फ्लूइड लाइन पर जो इंट्रोपी होगी ये हमारे पास SF के बराबर होगी प्लस x इज द ड्राइनेस फैक्टर यहाँ पे जो भी होगा उसको हम मल्टीप्लाई करें Hg माइनस, सॉरी यहाँ पे हमने H लिखा हुआ है, ये हमारे पास S है। Sg जो इस सेचुरेशन गैसियस जो लाइन है इस पर जो इंट्रोपी की वैल्यू होगी वो हमारे पास Sg के बराबर होगी माइनस SF जो यहाँ पे सेचुरेशन फ्लूइड लाइन पर जो इंट्रोपी की वैल्यू होगी वो हमारे पास SF के बराबर होगी। तो ये हमारे पास इंट्रोपी की फाइंड करने का, अगर 2 पॉइंट पर हम इंट्रोपी को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। थर्ड चीज जो है वो हमारे पास सुपर हीटेड रीजन है। सुपर हीटेड रीजन में H3 माइनस Hg जो भी हमारी यहाँ पे इंथैल्पी होगी इससे अगर हम माइनस करें Hg जो सेचुरेशन गैसियस लाइन पर जो हमारी इंथैल्पी होगी, अगर हम H3 से Hg को माइनस करें इज इक्वल टू ये बराबर हो जाएगा Cp इंटू T3 माइनस टी सेचुरेशन। Cp इंटू यानी Cp मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे T3 माइनस टी सेचुरेशन, जो सेचुरेशन गैसियस लाइन पर जो टेम्परेचर होगा यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है, अगर हम इस T3 से, ये T3 तक तकरीबन यहाँ पे आएगा, तो इस T3 के टेम्परेचर से अगर हम माइनस करें टी सेचुरेशन टेम्परेचर को और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं Cp के वैल्यू में, तो ये हमारे पास इस पॉइंट 3 पर जो एंथैल्पी है वो कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरह सिमिलरली जो इंट्रोपी है इसका भी मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है S3 माइनस Sg, जो यहाँ पे इंट्रोपी की वैल्यू होगी S3 माइनस Hg जो सेचुरेशन गैसियस लाइन पर जो हमारी इस पॉइंट पर इंट्रोपी होगी इज इक्वल टू ये बराबर हो गए Cp इंटू T3 बाई टी सेचुरेशन, यानी Cp मल्टीप्लाइड बाई जो यहाँ पर T3 है इसको अगर हम डिवाइड करें टी सेचुरेशन पर तो हमारे पास जो इंट्रोपी की वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी। रेफ्रिजरेशन में आगे हमें पता होना चाहिए आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है ये कुछ भी नहीं है बल्कि एक रिवर्स कार्नोट साइकिल है। जो भी आपका कार्नोट साइकिल है उसका एक रिवर्स शेप है, यानी हमारे पास 2 किस्म के टेम्परेचर हैं। एक टेम्परेचर जो है वो हाई है जबकि दूसरा टेम्परेचर जो है वो लो है। सो हमने हीट को लोअर टेम्परेचर से सप्लाई करना है हायर टेम्परेचर की तरफ।
जिसके लिए हमें एक आइडियल रेफ्रिजरेशन का जो प्रोसेस है, ये जो मैकेनिज्म है, इसको इस्तेमाल में लाना है। सो इसमें हमारे पास 4 प्रोसेसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक का जो प्रोसेस है हमारे पास आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, यानी कि जिसका मतलब कि यहाँ पर एंट्रोपी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। एंट्रोपी की वैल्यू में कोई किसी किस्म का चेंज वाकया नहीं होगा। सो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जबकि पॉइंट 2 से जो पॉइंट 3 का जो प्रोसेस है, यह हमारे पास आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, यानी कि जिसके दौरान हीट तो खारिज ही होगा, लेकिन टेम्परेचर की वैल्यू में कोई किसी किस्म का चेंज वाकया नहीं होगा। जो पॉइंट 3 से पॉइंट 4 है आपका, इस प्रोसेस के अंदर जो है हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा, यानी एक ऐसा एक्सपेंशन का अमल होगा जिसके अंदर एंट्रोपी जो है उस सिस्टम की वो कांस्टेंट रहेगी। एंट्रोपी में कोई किसी किस्म का चेंज वाकया नहीं होगा। जबकि जो पॉइंट 4 से पॉइंट 1 है हमारा, जो जिसको हम इवापोरेशन प्रोसेस कहते हैं, यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस होगा वो है 4:1 आइसोथर्मल हीट एडिशन, यानी यहाँ पर हम सिस्टम के अंदर हीट तो ऐड कर रहे होंगे, लेकिन इस एडिशन के दौरान टेम्परेचर में कोई किसी किस्म का चेंज वाकया नहीं होगा, यानी टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा। सो आगे इसको हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम एक जनरल आइडिया लेने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें कि हम लोअर टेम्परेचर से हीट को सप्लाई करेंगे हायर टेम्परेचर की तरफ, और हम देखेंगे कि इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो हम किस तरह निकालेंगे। जिस तरह कि हमने क्लॉसियस के स्टेटमेंट में पढ़ा कि जब भी आपको लोअर टेम्परेचर से हीट को सप्लाई करना हो हायर टेम्परेचर की तरफ, तो चूंकि ये अगेंस्ट द नेचर वर्क है, इसके लिए हमको कोई ना कोई वर्क जो है ना इनपुट देना पड़ेगा सिस्टम को, तब ये जाके पॉसिबल होगा। सो यहाँ पर ये देखिए, ये TL है हमारे पास लोअर टेम्परेचर है, ये हमारे पास हायर टेम्परेचर है। इस TL से हम QL यानी इस TL से हम लो लेवल से यहाँ पे हीट को सप्लाई कर रहे हैं हायर टेम्परेचर की तरफ, तो हमें यहाँ पे वर्क इनपुट देना पड़ रहा है। जो भी सिस्टम के अंदर जो कंप्रेसर है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी की शेप में जो है ना वर्क इनपुट दे रहे हैं। सो हमारी COP इस हालत में क्या होगी? सो COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई वर्क इनपुट। ये हमारी रेफ्रिजरेटर की COP है कि Q2 यानी कितनी हीट हमने यहां से निकाल ली, अगर इसको हम डिवाइड करें वर्क इनपुट पर, तो ये हमारे पास इस सिस्टम की COP बन जाती है, जो कि इस सिस्टम की कैपेसिटी को जाहिर करता है कि आया हमारे सिस्टम का जो आउटपुट है, जो आउटपुट हमें दे रहा है वो अच्छा है या बुरा है। इसी तरह सिमिलरली जो COP ऑफ द हीट पंप है वो हमारे पास COP इज इक्वल टू QH डिवाइडेड बाई वर्क इनपुट, यानी कितनी हीट हमने सप्लाई की हायर टेम्परेचर को, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे वर्क इनपुट पर, COP ऑफ द हीट पंप हमारे पास हो जाएगी। एक जनरल जो एक आइडिया है, आपने साथ नोट कर ले कि COP ऑफ द हीट पंप ये हमेशा से 1 ज्यादा होगा COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर से, यानी इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा। जो यहाँ पर आइडियल साइकिल में अगर हीट को हम टेम्परेचर से रिप्लेस करते हैं, तो जो भी हमारा जो लो टेम्परेचर से जब हम हायर टेम्परेचर की तरफ हीट को सप्लाई करते हैं, तो उस सूरत में अगर टेम्परेचर को हम कैलकुलेट करेंगे तो COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर जो है हमारे पास वो इस TL डिवाइडेड बाई TH जो हायर टेम्परेचर है हमारा माइनस TL, यानी TL अगर इसको हम डिवाइड करें TH माइनस TL पर, तो हमारे पास COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर हमें फाइंड हो जाएगी। अगर इसी तरह हीट पंप को अगर हम उसकी COP निकालेंगे, सो TH डिवाइडेड बाई TL माइनस TH, यानी इस TH को अगर हम डिवाइड करेंगे TL माइनस TH पर, तो ये हमारे पास COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर COP ऑफ द हीट पंप हमारे पास फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे 2 और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। नंबर फर्स्ट, COP ऑफ AC इज मोर देन COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। जो भी
जब भी हम किसी एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर की COPs को कंपेयर करते हैं, सो AC की COP जो है वो ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये होती है कि AC पर जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो तकरीबन हम 16 या 17 डिग्री सेल्सियस तक हासिल करते हैं, जो कि बहुत जल्दी होता है। जबकि जो रेफ्रिजरेटर पर हम जो डिज़ायर्ड आउटपुट है -10 डिग्री सेल्सियस तक या -15 डिग्री सेल्सियस तक, चूँकि हम रेफ्रिजरेटर पर बर्फ़ बनाते हैं, सो जब ये इतनी कम कैपेसिटी का डिज़ायर्ड आउटपुट जब ये हासिल करते हैं तो इसके लिए रेफ्रिजरेटर काफ़ी लंबे अरसे तक चलता है। सो जब एयर कंडीशनर की बात करते हैं तो एयर कंडीशनिंग चूँकि कम अरसे तक चलता है, फिर उसके बाद कंप्रेसर ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी COP जो है वो बढ़ जाती है। यानी जब हम कंज्यूमिंग पावर में कमी करते हैं तो हमारी COP बढ़ेगी, जबकि रेफ्रिजरेटर में COP हमारी कम होती है। उसकी वजह ये है कि कंज्यूमिंग पावर जो है कंप्रेसर का वो काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक होता है। जबकि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ रेफ्रिजरेटर विल बी मोर देन AC। इलेक्ट्रिसिटी बिल रेफ्रिजरेटर का, चूँकि रेफ्रिजरेटर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलता है अपना डिज़ायर्ड आउटपुट हासिल करने के लिए, तो कंप्रेसर का जो कंज्यूमिंग पावर है वो ज़्यादा होता है, और इस वजह से रेफ्रिजरेटर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा वो ज़्यादा होगा। सो ये था मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस अबाउट दी बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन RAC। अगर आप लोगों को इस लेक्चर में कुछ ना कुछ भी हेल्प मिला हो तो आप इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।